नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 143 नंबर पार्ट तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग 144वां नंबर पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न जो होता है आपका जीएस का होता है, दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो 2 प्रश्नों को दोस्तों आप लोग डे बाय डे, जैसे आज की डेट में जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको आज ही की डेट में आप लोग लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से चीज़ों को लिखिए। क्योंकि देखिए, अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाद में बहुत दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए जो लोग मेंस दे रहे हैं कंटिन्यू, तो उनके लिए तो ये है कि एक दिन में 5-5 6-6 प्रश्न आप ज़रूर लिखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मुख्य परीक्षा है उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और इसी तरीके से प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में भी मिलेंगे। तो उसी तरीके से जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, आपको बेहतर तरीके से इन चीज़ों को करने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए, एक एक दिन आपका निकलता चला जा रहा है, वो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों की तैयारी आप लोग एक साथ करिए, पीटी की और मेंस की। जैसे जो लोग नए लोग हैं तो उनको 2 प्रश्न एटलीस्ट आप डेली लिखिए। 2 प्रश्नों को भी अगर आप डेली डेली लिखते हैं, 2 प्रश्नों को लिखने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, ठीक है? तो आधे घंटे में अच्छे से चीज़ों को जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है? आज का जो प्रश्न है दोस्तों, आपका पेपर सेकंड का प्रश्न है, जीएस पेपर सेकंड का। और प्रश्न संख्या 287 है। 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। लिखने से पहले कुछ सावधानियां हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूज़न पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अपने उत्तर को बेहतर बनाइए। तो प्रस्तुतिकरण के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को क्या करना है कि जैसे जो डेटा है, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, इन सारी चीज़ों का समावेश करते हैं, तो आपका उत्तर जो है बहुत ही बेहतर तरीके का होता है जाकर। तो इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आपको इस इन दोनों प्रश्नों को लिखना है। कुछ जैसे जो अच्छी लाइनें होती हैं, जो अच्छे वक्तव्य होते हैं, तो उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। जो अच्छे कीवर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन कर दीजिए। तो इससे क्या है, इससे थोड़ा-सा जो प्रस्तुतिकरण है आपका बेहतर हो जाता है। आइए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को, जो यूपीपीसीएस मेंस 2021 का ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो जो लोग भी अपना यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह नंबर है 9140085178, इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है। आइए प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, कार्य एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो यह आपसे प्रश्न 200 शब्द सीमा में, जितनी शब्द सीमा में आपसे प्रश्न कहा जाए लिखने को, उसी शब्द सीमा में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही बतानी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है, कब बना था। तो देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, तो इसका गठन जो है एक एक्ट के माध्यम से हुआ था। ठीक है। ये एक सांविधिक निकाय है। एक्ट के माध्यम से एक एक्ट संसद से पारित किया गया था। ठीक है, 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को। तो इसका गठन इसी डेट को हुआ था। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो संस्था है, यह मुख्यतः क्या करती है? मुख्यतः ये करती है कि जो लोग हैं, जो मानव हैं, जो इंसान हैं, उनकी जो मानवाधिकार जो हैं, उनके जो खुद के अधिकार हैं, ठीक है, कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार होता है, और भी अन्य अधिकार हैं जो मानव के अधिकार हैं, उनका प्रहरी माना जाता है इस आयोग को। इस आयोग की संरचना की जहाँ तक बात करते हैं, तो यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। और इनमें एक चीज़ें अनिवार्य होती हैं कि इसमें एक महिला जो है, महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इनके जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु को निर्धारित किया गया है, जो भी पहले हो।
और क्या चीज़ें हैं कि जैसे इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते के द्वारा हो की जाती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति करती है। ठीक है, तो इसके आधार पर नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे सदस्य भी शामिल किए जाते हैं कि जैसे मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर कोई न्यायाधीश को भी नियुक्त वहाँ पर किया जाता है। तो इस तरीके से जो सदस्य होते हैं, सदस्य पुनः नियुक्त भी हो सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी संरचना है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। अब देखिए इसके एक एक करके कार्यों को अब हम लोग देखते हैं कि जैसे देखिए मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो इस कमीशन के द्वारा किए जाते हैं, इस आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य ही इनका मुख्य कार्य ही यही है कि जो मानव के अधिकार हैं, जो लोगों के अधिकार हैं, उनका अगर उल्लंघन होता है तो उनकी जांच करना। सबसे बड़ा कार्य यही है कि भाई जो भी मानवाधिकार हैं तो उनके उल्लंघन अगर कोई करता है तो उनकी जांच करना। यह कोई भी उल्लंघन करने वाला व्यक्ति हो सकता है। यदि कोई अगर लोक सेवक है तो लोक सेवक के मानवाधिकारों के अगर कोई करता है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच अगर कोई करता है, ठीक है, तो जो अधिकारी हैं वो स्वयं भी स्वप्रेरणा भी ले सकते हैं या न्यायालय के आदेश पर जांच कर सकते हैं। जो सदस्य अधिकारी हैं मानवाधिकार आयोग के, तो वो लोग लोक सेवकों के खिलाफ में भी इन चीज़ों को संज्ञान ले सकते हैं। और क्या कार्य होता है कि जैसे जो मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना, कि भाई लोगों को बताना। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई मानवाधिकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमें अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और अन्य केसेस में ऐसा होता है कि जैसे कोई मानवाधिकार से संबंधित कोई मामला है जो लंबित है न्यायालय में, तो उसकी कार्रवाई में हस्तक्षेप करना कि भाई इसको तेज़ी से किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को क्रियान्वित किया जाए, तो इन सारी चीज़ों पर हस्तक्षेप भी करते हैं। और क्या है कि जैसे जो मानवाधिकार के क्षेत्र है उसमें शोध करना, जानकारी को एकत्रित करना और लोगों में जागरूकता फैलाना। मानवाधिकारों की रक्षा किस तरीके से की जाए, उनके लिए लोगों में जागरूकता फैलाना, सुरक्षा के उपाय बताना, तो ये सारे के सारे कार्य किए जाते हैं। और अन्य कार्य क्या हैं कि जैसे जो व्यक्ति जेलों में बंद है, जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की जांच करना कि भाई जो व्यक्ति जेल में बंद है तो उनके मानवाधिकारों का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो इनकी भी जांच यह आयोग करता है। अब देखिए मानवाधिकारों से संबंधित अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, कोई दस्तावेज है, तो उनकी भी ये जांच कमीशन करता है। हर तरीके से यह आयोग बनाया ही इसीलिए गया है कि जो मानव के अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करना, उनका उल्लंघन ना हो पाए, इन चीज़ों के बारे में संज्ञान लेना और इनकी जो जांच है जांच करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे से लिखना है। ठीक है, इसके पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 के ग्रुप में मिल जाएगी। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, काफ़ी चर्चा में भी है। ठीक है, तो करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 288 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूज़न पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, कोई अच्छे विचारक के वक्तव्य, अच्छी लाइनें अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है तो उनको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इस उत्तर को आप लोगों को लिखना है। कुछ प्रस्तुतिकरण के परिप्रेक्ष्य में कि जैसे आप जो लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी समावेश करिए, जिससे जो आपका उत्तर का प्रस्तुतिकरण जो है वो बेहतर हो जाए। आपकी लिखावट अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जो अच्छी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। तो इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत में वर्षा सिंचित कृषि में आने वाली बाधाओं को बताते हुए इसे निपटने के उपाय बताइए। तो देखिए वर्षा सिंचित कृषि, जैसे
जो हमारे देश में कृषि की जाती है, तो कृषि ऐसी कृषि जो वर्षा पर निर्भर हो, ऐसी कृषि जो वर्षा पर निर्भर हो, कृषि का एक रूप ही है। ठीक है, कृषि ऐसी जो वर्षा जो होती है, वर्षा के पानी पर, जल पर पूर्णतः निर्भर हो। और अगर भारत की बात कही जाए तो जो वर्षा से सिंचित कृषि जो है, कृषि क्षेत्र जो है, शुद्ध बोझ क्षेत्र का लगभग 65% है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानसूनी वर्षा जो होती है, ठीक है, तो जो वर्षा के आधारित जो कृषि है हमारे यहाँ अच्छा खासा परसेंटेज पाया जाता है। अब इसके मार्ग में, जो वर्षा सिंचित कृषि है, इसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? ठीक है, तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, अब क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा हुई तो कृषि हुई, लेकिन जो वर्षा हुई उसका वो लोग सदुपयोग नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे जो हमारे यहाँ कृषि है, कृषि में निवेश बहुत कम है। ठीक है, निवेश बहुत कम है। अगर हम लोग देखें तो जो वर्षा सिंचित कृषि है, वर्षा सिंचित कृषि, तो यह एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है जीडीपी का लगभग 60% योगदान देता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, निवेश कम है एग्रीकल्चर में। जो सॉरी, जो जीडीपी है, ठीक है, तो जो बजट बनाया जाता है, अब जीडीपी में इतना अच्छा योगदान दे रहा है एक सेक्टर, लेकिन जब बजट एलोकेशन होता है तो उसमें इस क्षेत्र के लिए उतने पैसे नहीं दिए जाते, तो जिसके कारण क्या है, इसकी उत्पादकता कम होती है। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं जो वर्षा सिंचित कृषि है, इसकी बाधाएं कौन कौन सी हैं कि जैसे एमएसपी पर खरीद बहुत, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, तो उस पर जो खरीद होती है वो बहुत कम होती है। अगर 2005 से 6 और 2015 से 16 के बीच में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इस दशक में अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग जो व्यय आया है, कृषि व्यय आया है वर्षा सिंचित क्षेत्रों में, जो एग्रीकल्चर पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, व्यय हुआ है, तो वो 5 लाख करोड़ है। लेकिन अगर हम जो फसलों की बिक्री हुई है उसकी बात करें तो खरीद जो की गई वो 3400 करोड़ की गई है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों में। और क्या है कि जैसे जो वर्षा सिंचित कृषि होती है तो इसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक है, दालें हो गई और अन्य फसलें भी हैं। तो यहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जब खरीद ही नहीं होगी, उनको जो प्रोडक्शन हुआ है उससे फ़ायदा नहीं हुआ होगा, तो वहाँ पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको पैसा उचित मात्रा में नहीं मिलेगा। मतलब पारिश्रमिक बहुत कम मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। तो ये भी एक कारण बनता है जाकर। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि जैसे जो हमारे यहाँ वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्र जो है, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता, या किया भी जाता है तो बहुत ना के बराबर किया जाता है। तो ये सॉरी, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जो कि वर्षा सिंचित कृषि के सामने बाधाओं के रूप में आती हैं। एक मुद्दा रहता है जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन से जो मृदा है, ठीक है, उसका क्षरण होता है, उसमें डिग्रेडेशन होता है, जिसके कारण फसल उत्पादकता कम हो जाती है। और हमारे यहाँ जो उन्नत कृषि पद्धतियाँ हैं उनका भी अभाव है, जो हैं भी उनका उपयोग बहुत कम होता है। तो ये बहुत सारी बाधाएं हैं जो वर्षा सिंचित कृषि के समक्ष बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब इनसे निपटने के उपायों को देख लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं। तो देखिए, सबसे पहला उपाय यही करना होगा कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसका एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में, वर्षा सिंचित जो कृषि होती है उसमें उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी उपकरण है, कोई भी तकनीकी है, इन सारी चीज़ों का उपयोग जो है कृषि क्षेत्र में किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे वर्षा का जल था, ठीक है, तो उसका संग्रहण करना, उसका जल प्रबंधन करना, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जल का प्रबंधन नहीं करेंगे, तो उसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे,
तो वो जल तो बेकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियां ना आए, तो जल उपयोग का प्रबंधन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगला उपाय जो करने की ज़रूरत है कि जैसे जो सार्वजनिक निवेश जो होता है तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, कि जो भाई बजट एलोकेशन है, बजट में जो पैसा डाला जाता है, ठीक है, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे नई नई प्रौद्योगिकियाँ आ सके, उन्नत बीज आ सके, उन्नत कृषि पद्धतियाँ आ सकें, इन सारी चीज़ों का। अगली चीज़ क्या है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है उसको बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाना होगा। अगर सरकारी खरीद नहीं होगी तो जो किसान हैं, एग्रीकल्चर कृषि में लगे हैं, उनको आय नहीं होगी। आय नहीं होगी तो वो किसानी को छोड़ने लगेंगे, किसानी को छोड़कर वह गांव से पलायन करेंगे शहरों की ओर। और क्या है कि जो समग्र मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन है, कि भाई मिट्टी के जो स्वास्थ्य है उसका भी प्रबंधन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समय पर उसकी जांच कराना, सारी चीज़ें, अगर कोई दिक्कत है तो उसको निपटाना, और जो फसल प्रबंधन एक प्लानिंग के साथ में फसलों को बोया जाए, किस तरीके से हम अच्छी पैदावार कर सकें, तो इस चीज़ के लिए नियोजित फसल प्रबंधन को अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फसलों में क्या दिक्कतें आती हैं कि जैसे खरपतवार का प्रबंधन करना, खरपतवार से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसानों को। तो ऐसी स्थितियों में खरपतवार का प्रबंधन करना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इन सारे उपायों को अपने बताना है और अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में, अपने व्यू के अनुसार फिर निष्कर्ष को आपको लास्ट में 2-4 लाइनें आपको लिखना होता है, तो उनको लिख दीजिए। ठीक है, तो अच्छे से इस प्रश्न को 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। इसके पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। 2021 का जो पेड ग्रुप चल रहा है तो उसमें, और जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।